हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। We don't understand the lyrics. हम सब एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पैदा हुए हैं। जैसे जब हम विंडोज़ या मैक का कोई भी लैपटॉप ले, उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिमिलरली हमारे अंदर, हमारे माइंड में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, ये आइडेंटिटी इतनी सॉलिड हो जाती है। आज जो हम पहलगाम देख रहे हैं, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे, उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। ऑपरेशन सिंदूर देख रहे हैं, ये किसकी वजह? आइडेंटिटी की ही तो लड़ाई है। एक इलेक्ट्रॉन दो। इस तरह स्मार्टफोन्स के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसी तरह हमारे अंदर भी एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे हमें टाइम टू टाइम अपग्रेड करना चाहिए। और आज इसी टॉपिक पे बात करने आ रही हैं हमारे साथ में मनी जैन, जो एक इमेज मास्टरी कोच हैं और जो लोगों की हेल्प करते हैं उनके बिलीफ सिस्टम्स, उनके इमोशंस पे काम करना। आज का एपिसोड में हम एक लिमिटिंग बिलीफ्स के बारे में बात करेंगे, हम एक आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे, कैसे एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी कितनी बड़ी और कितना बड़ा इम्पैक्ट डालती है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और देखते हैं और करते हैं अपने सिस्टम्स को रीसेट। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग इन। और हमारा भी एक अलग सा ही रिलेशन बना था कि आपकी एक नोन गेस्ट, एक फ्रेंड, एक कलीग हमारे पॉडकास्ट पे पहले आई और वो पॉडकास्ट काफ़ी लोगों को पसंद आया और कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा एक व्यूअरशिप मिली है और उसमें से आई एम श्योर बहुत लोग बहुत चीज़ें घर लेके गए और वहीं से आपके साथ भी हमारा एक रिलेशन जुड़ा। और थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, आप आए। और कैसे हैं आप? थैंक यू सार्थक, बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम ट्रूली प्रिविलेज्ड, आई फील प्रिविलेज्ड कि मैं आपके साथ इस पॉडकास्ट पे हूँ, क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, आप एक बहुत ही नेक काम कर रहे हैं और आपके इस जर्नी में अगर मैं थोड़ा सा भी योगदान दे सकूँ देन वो मेरी खुशकिस्मती है। सो आई एम रियली हैप्पी टू बी विद यू एंड एक्साइटेड टू फॉर दिस डिस्कशन टुडे। थैंक यू सो मच मैम। यूजुअली क्या होता है ना कि ऐसे ही कड़ियाँ जुड़ती चलती जाती हैं जब आपको लगता है कि आप एक ऐसे पाथ पे हो जो कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प कर सकता है, उनको एक राइट डायरेक्शन दे सकता है। तो मैं उसी का काम कर रहा हूँ कि मैं अपने पॉडकास्ट पे ऐसे लोग लेके आता हूँ जो एक बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं और लेकिन उन सब का कलेक्टिवली थिंकिंग सेम है कि हमें लोगों की लाइफ बेटर बनानी है। आइदर बाय एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी आए मेरे पॉडकास्ट पे, या आप हीलर्स की बात करो या फिर आप माइंडसेट कोचेस की बात करो, जैसे आप एक लीडरशिप कोच हो उसकी बात करो। तो ऐसे ही चीज़ें बनती हैं और ऐसे ही आगे हम कोशिश करेंगे कि कैसे आपको दोबारा बुलाएं और फिर से हमें कुछ नए टॉपिक बात करें। चलिए शुरू करते हैं आज का। थोड़ा पहले अपने बारे में आप बताइए हमें कि ये कौन सा टाइम था जब आपको ऐसा फील हुआ कि भाई अब मुझे, आपने जैसे बताया कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से हैं, कि भाई मुझे वो छोड़ना है और मैं एक हीलिंग बैकग्राउंड और एक हीलिंग जर्नी में स्टेप इन करूँ, लोगों की हेल्प करूँ, वो थोड़ा एक्सप्लेन करो। थैंक यू सार्थक फॉर दिस क्वेश्चन। सो फॉर मी, मैं 2000 से जॉब कर रही हूँ, 2001-2 से, एंड आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ द IT इंडस्ट्री। तब तक 2016 तक लाइफ वाज लाइक नॉर्मल, जैसे चलती है एक एम्प्लॉय वाली लाइफ, घर पे मदर और ऑफिस में एम्प्लॉय, प्रोजेक्ट्स करो, डिलीवरेबल्स करो, सैलरी उठाओ, जो एक आम इंसान की ज़िंदगी होती है। फॉर मी माई टर्निंग पॉइंट केम इन ईयर 2016. So what happened in 2016 was that I lost my mom. And that was one loss which we were not prepared for because it happened too sudden for us. Okay. Her loss make me really think deeper. मतलब एक वो realization होती है ना कि अरे बाप रे, सच में मौत आनी है, you know, that realization sinking के अरे हम तो सच में visitors हैं इस अर्थ पे, एक कार्यकाल के लिए, एक particular time के लिए आए हैं। That is when I thought कि what am I doing in this world then? क्या मेरा कोई और पर्पस है कि सिर्फ यही 9 to 5 जॉब करनी है और ऐसे ही मर जाना एक दिन? तब मेरा थोड़ा सा झुकाव सेल्फ डेवलपमेंट इंडस्ट्री की तरफ बढ़ा। 2 साल आई एनरोल्ड इनटू वेरियस सर्टिफिकेशंस एंड स्टार्टेड टू लर्न व्हाट इट वाज नॉट टेक्निकल, मतलब टेक्निकल जो नहीं है वही सीखा सिर्फ IT में होने के बावजूद।
बट 2 साल के बाद जो मेरे साथ हुआ वो कम्प्लीटली मैजिकल था. जी. By the time it was end of 2018, I was a completely different person. The way I used to think earlier, I never think now. मेरी सब कुछ इम्प्रूव हुआ. मेरी पर्सनल रिलेशनशिप्स इम्प्रूव होने लग गई, फैमिली के साथ, स्पाउस के साथ. मेरा बैंक बैलेंस इम्प्रूव हुआ बिकॉज आई गॉट अ प्रमोशन विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग. राइट. एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अ सडन आई बिकेम विजिबल. For some reason, I don't know, I was now talking to my manager more. I was now given better accountability work. I was more visible to the uplines. So that was the magic I experienced. And in that state, I thought कि यार ये जो मज़ा है ना, ये मुझे अपने तक नहीं रखना, ये मुझे दूसरों को भी आगे, I need to pay it forward. तब मैंने मन बना लिया था कि coaching is one journey I want to take. तो लेकिन उतने में क्या हो गया, 2020 में कोविड आ गया. कोविड आया तो कोविड में नहीं रियलाइज किया, ओ माय गॉड, मेंटल स्पेस इज वन मोर थिंग टू बी लर्नड. तब तक मैंने मेंटल हेल्थ पे काम नहीं किया था. तो कोविड के टाइम पे मैंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया मेंटल हेल्थ को समझने में. सो NLP प्रैक्टिशनर किया, EFT और ये डिफरेंट तरह की मोडालिटीज़ करी, जहाँ मुझे समझ आया कि गेम यहाँ पर है. उसके बाद चीज़ें 80% इज हियर, स्ट्रैटेजी इज 20%. सो अभी तक शायद मैं स्ट्रैटेजी पे काम कर रही थी, माइंडसेट पे नहीं थी. एंड धीरे धीरे मैंने साइड हसलिंग शुरू की. विद ऑर्गेनिकली आई यूज्ड टू टेक इन क्लाइंट्स. सो फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years आई वॉज एन एम्प्लॉय बाय मंडे टू फ्राइडे एंड देन एज अ कोच सैटरडे संडे. तो मेरी ज़िंदगी में बहुत काम हुआ और ऐसा लगा बिजी हो गई बहुत ज़्यादा. अपना ये कोचिंग वाला काम करने में मज़ा आता था, लेकिन बाय द टाइम 2023 हैपेंड, आई गॉट बर्नड आउट. मैं और नहीं ये 2 गाड़ियाँ इकट्ठे चला सकती थी. So 2023 was a year where I had to take a decision. What am I going to work for the rest of the life? So it can be for an EMI or it has to be for a soul. So I thought I start to need working for my soul. And that's when I jumped into full-time coaching. And I'm now truly, truly happy and feel fulfilled when I have people who I have impacted. बहुत सुंदर मैम. ये ना I feel like जब आप किसी की हेल्प करते हो, चाहे आप प्रैक्टिकली उसको पैसे दे के हेल्प कर रहे हो, लेकिन जब आप उसकी इमोशनल हेल्प करते हो, वो जो आप एम्पैथी जो जब लेके आते हो रिश्तों के अंदर, जब उसकी साइड का पेन आप समझते हो और फिर अब उसको राइट डायरेक्शन दिखाते हो, तो उससे सुंदर चीज़ मेरे हिसाब से कुछ है नहीं. कि कोई इंसान अगर आपके दरवाजे पे आया है, कुछ प्रॉब्लम्स लेके आया है, कुछ भी चीज़ें हैं, और आपको लगे कि भाई मैं इस इंसान की कैसे हेल्प कर सकती हूँ, और अगर वो इंसान खुशी खुशी आपके दरवाजे से वापस जा रहा है, तो उससे बड़ा सेटिस्फैक्शन कुछ होता नहीं लाइफ में. वो चाहे पैसे हों, कुछ हो, जो चैन की नींद मिलती है कि भाई आज उस बंदे का एक ट्रॉमा मैंने ख़त्म किया, या उस बंदे को मैं एक हीलिंग पाथ पे लेके आई, तो उससे बड़ा कुछ चीज़ होती नहीं है. सही में. तो और आपने बताया आप एक IT बैकग्राउंड में थे, और वहीं से आपने एक टर्म लेके आए, इनर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको बोले हम ह्यूमन iOS. तो ये एग्जैक्टली iOS इनर ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपने इस वर्ड को टर्म दिया, ये होता क्या है, काम कैसे करता है? थैंक यू सार्थक फॉर दिस क्वेश्चन. सो हम सब एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पैदा हुए हैं. जैसे जब हम विंडोज़ या मैक का कोई भी लैपटॉप ले, उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. सिमिलरली हमारे अंदर, हमारे माइंड में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. फ़र्क इतना है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उसके साथ आपको एक मैनुअल मिलेगा, इसके साथ एक मैनुअल नहीं आता. सो वी डोंट नो हाउ टू वर्क ऑन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स. आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की क्वालिटी, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके आउटपुट को इम्पैक्ट करती है, जो हम लैपटॉप्स या मोबाइल फ़ोन्स में देखते हैं. सिमिलरली हमारा के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारी हर चीज़ को गवर्न करती है. हम कैसे इमोशनलाइज करते हैं, क्या फील करते हैं, कैसे थॉट्स आते हैं, क्या पर्सनालिटी है हमारी, हम कैसे दूसरों के साथ जुड़ते हैं, क्या आउटकम्स हैं, हम अचीवर हैं कि नहीं है. एवरीथिंग हैज़ टू डू विद दिस. एंड टिपिकली सार्थक, ये ऑपरेटिंग सिस्टम 3 चीज़ों का बना हुआ है. तो अगर मैं आपको समझा सकूं ये 3 चीज़ें कौन सी हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज़ योर बिलीव्स. बिलीव्स मतलब आपकी मान्यताएं.
अब वो है आपकी मान्यताएं, ज़रूरी नहीं है वो सबकी मान्यताएं हैं, जी ट्रू। राइट। जब हम पैदा होते हैं तो हम धीरे धीरे विद द पेरेंटल कंडीशनिंग, सोसाइटल कंडीशन, स्कूल, कॉलेज, ये बिलीफ सिस्टम्स बनने शुरू हो जाते हैं एंड देन हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी इन बिलीव्स को बनाते हैं। अब बिलीव्स क्यों बनते हैं? सिंपल सी बात है, ब्रेन हमेशा, हमारा माइंड डिसीजन नहीं ले सकता, इट विल कंप्लीटली फटीग में चला जाएगा। So to optimize meaning of experiences, it creates beliefs. Wow. Right? It has to optimize meaning of your experiences, and that is why it creates patterns. And these patterns are your मान्यताएं, आपकी beliefs. जी। ये beliefs दो तरह की होती हैं, आपके खुद के बारे में और आप दूसरों के बारे में या दुनिया के बारे में क्या बिलीव्स रखते हैं, क्या मान्यताएं हैं उसके ऊपर। जैसे नेकी कर कुएं में डाल, ये हम दुनिया के बारे में, क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है? जी नहीं, बट ये मेरा बिलीफ सिस्टम है। नेकी कर कुएं में डाल, राइट। जितनी चादर उतना पैर पसारो, ये भी एक बिलीफ सिस्टम है, बट क्या ये ट्रूथ है? नहीं, ये ट्रूथ नहीं है। सो बिलीफ सिस्टम इज द फर्स्ट पिलर ऑफ योर इनर ऑपरेटिंग सिस्टम। द सेकेंड सिस्टम इज वैल्यूज। वैल्यूज मतलब आपके प्रिंसिपल्स, मतलब ऐसी चीज़ें जो नॉन नेगोशिएबल हैं आपके साथ, राइट। आप उनके उसी के दायरे में ही काम करोगे। वैल्यूज कितनी तरह की होती है? लव है, फ्रीडम है, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, क्रिएटिविटी, पैसा, मनी, अबंडेंस, फैमिली, बहुत तरह की वैल्यूज हैं। लेकिन ऐसी कौन सी वैल्यूज है जो आप जी रहे हो? ये वैल्यूज से आप ड्रिवन होते हो। ये जो आपके अंदर नॉन नेगोशिएबल चीज़ें हैं, जैसे आज मैं कहती हूँ मैं वेजिटेरियन हूँ, ये मेरा एक वैल्यू सिस्टम है। मैं इसके बियॉन्ड नहीं एक्ट कर सकती क्योंकि मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल है, राइट। सो ये हो गई हमारी वैल्यूज़। और जो तीसरा, जिसे मैं सबसे इम्पॉर्टेंट मानती हूँ, जो सबका बाप है, वो है आपका आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब व्हाट डू यू पुट आफ्टर द वर्ड्स आई एम। मैं डैश हूँ, सो इट कैन बी आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम अ गो गेटर, और आई एम लेजी, आई एम फैट, आई एम मिडिल क्लास। आप अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो आपके पूरे कंडक्ट को गवर्न करती है जी। और सार्थक मज़े की बात है, आइडेंटिटी भी ना 4 फेजेस में बंटती है। सबसे पहली आइडेंटिटी होती है हमारी जेंडर की, मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ। दिस वन आइडेंटिटी विल गवर्न हाउ यू एक्सप्रेस योर इमोशंस। आप देखेंगे आदमी और औरतें जिस तरह अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं बहुत डिफरेंट है, बिकॉज देयर इज जेंडर आइडेंटिटी, ठीक है जी। दूसरी होती है हमारी नेशनल आइडेंटिटी, जो आज बहुत अपने रौद्र रूप में है, परम सीमा क्या बोलते हैं वो, रौद्र रूप में है मैं कहूँगी। नेशनल आई एम एन इंडियन जी, राइट, आई एम एन इंडियन, वो हमारे अंदर पेट्रियोटिज्म जगाता है जी, राइट। आप एक क्रिकेट मैच देखिए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, व्हाटएवर इट बी बी, हम एकदम पेट्रियोटिक हो जाते हैं, इंडिया के लिए चीयर करते हैं। मेरे घर पे 1 रुपया नहीं आना, इंडिया जीत जाएगा तो, लेकिन मेरी पेट्रियोटिज्म चरम सीमा पे होती है क्रिकेट मैच में भी। और अगर हार गए ना तो जाएगा जरूर, टीवी टूटता है, टीवी टूटता है, और वो बड़ा पर्सनल लॉस लगता है। एक आप जब हमने जीता था, अफगानिस्तान ने यूके को हराया था, ग्रेट ब्रिटेन को हराया था पीछे वर्ल्ड कप में, कितने सारे इंस्टाग्राम पे रील्स आए थे कि यार ये जीत अफगानिस्तान की ना पर्सनल लग रही है, बिकॉज वो एक बना हुआ ना बिलीव के यार गोरों ने, अंग्रेजों ने हम पे बहुत जुल्म ढाए हैं, है ना, तो उनको हराना गिव्स अस सैडिस्टिक प्लेजर समहाउ जी, करेक्ट। सो एक हो गई, वो हो गई नेशनल। अब आगे हम रिलीजन पे। आप आज जो देख रहे हैं हमारे देश का हाल, ये क्या है? मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, ये आइडेंटिटी इतनी सॉलिड हो जाती है कि आज अगर मैं हिंदू हूँ और तुम हिंदू हो तो हम आपस में बात करने को तैयार हैं। लेकिन अगर मुझे पता चल जाए कि कोई दूसरे धर्म का है, हमें कोई मतलब नहीं उसने लाइफ में क्या उखाड़ा, उसने क्या अचीव किया, जस्ट बिकॉज ही कैरीज अ डिफरेंट आइडेंटिटी ऑफ रिलीजन। बाउंड्रीज आती हैं, वी हैव बाउंड्रीज, यू आर नॉट लाइक मी, यू आर नॉट लाइक मी, सो आई एम नॉट ओपन। आज जो हम पहलगाम देख रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर देख रहे हैं, ये किसकी, ये आइडेंटिटी की ही तो लड़ाई है। किसकी लड़ाई है? दुनिया में जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं सब आइडेंटिटी की लड़ाई है। वेरी ट्रू जी। पैलेस्टीन वर्सेस इजराइल, आइडेंटिटी की लड़ाई है,
इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, आइडेंटिटी की लड़ाई है, राइट। जी। तो ये तीसरे लेवल पे आइडेंटिटी डिफाइन होती है, और चौथे लेवल पे डिफाइन होती है हमारा रोल। मेरा रोल क्या है? आई एम एन एम्प्लॉय, आई एम ए मदर, आई एम अ डॉटर, आई एम अ सिस्टर। अब आप एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देती हूँ, आपने दृश्यम देखी होगी मूवी, अजय देवगन की? अरे बहुत बढ़िया। हाँ, तो उसके अंदर अजय देवगन जो विजय सालगावकर का रोल प्ले करते हैं, उसकी आइडेंटिटी क्या है? आई एम अ फैमिली मैन। और वो कुछ भी करेगा, किसी भी हद तक जाएगा अपनी फैमिली को अरेस्ट होने से बचाने के लिए। The whole movie is based on that identity that Vijay Salgaonkar is a family man. So you see, identity कितना बड़ा रोल प्ले करती है आपकी हर डिसीजन में, आपके इमोशंस पे, आपके थॉट्स पे, आपके कंडक्ट पे, आपके बिहेवियर्स पे, आपकी पर्सनालिटी पे। आई एम फैट, आई एम फैट, कर लो डाइटिशियन से बात, हो जाओ पतले, आप वापस मोटे हो जाओगे, क्योंकि आपने अंदर पैटर्न सेट कर दिया कि मैं तो मोटा ही रहूंगा। आई एम डायबिटिक फॉर एग्जाम्पल, आपने तो डायबिटीज को अपना पहचान बना लिया, तो ठीक है, जियो इस बीमारी के साथ, अब वो नहीं दूर हो सकती। आई एम डायबिटिक से आई हैव डायबिटीज नहीं बोला जाता, पर लोग नहीं समझते इस चीज, छोटे से शिफ्ट को नहीं समझ पाते। एग्जैक्टली, मतलब वो अपने आप को एक बक्से में डाल चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इतना अनकॉन्शियसली होता है कि लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि उनकी इस सोच की वजह से सब कुछ कैसे कंट्रोल्ड है। और इस सोच पे ना एक चीज़ मैं एक पर्सनली मैं आपसे शेयर करता हूँ कि अभी रिसेंटली क्या हुआ कि आई वेंट टू अ रिट्रीट, ठीक है। मैंने वहाँ एक चीज़ सीखी कि भाई हम जो डेली में काम करते हैं ना, वो हमें नहीं पता, बट वो यूनिवर्स 24/7 लॉज, एक लॉज है, लॉ पे काम कर रहा है यूनिवर्स, है ना। तो वो कहीं ना कहीं आप वो ना डॉट्स कनेक्ट होती रहती हैं। तो मुझे जो अपने पेरेंट्स के लिए फील होता है, अपने ब्रदरहुड के लिए फील होता है, अपने सिस्टरहुड के लिए फील होता है, मैंने उनके कॉन्टैक्ट्स का नेम चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल माई मदर, मैंने उनका नाम लिखा है कि भाई हेल्दी एंड ब्यूटिफुल मदर। वाओ। तो ये मैं रोज़ जब उनका कॉल आएगा, ये रेगुलरली मैं चैंट भी नहीं करूँ, मैं देखूंगा, वो वाइब्रेशंस देख लेंगे, भाई शी इज़ हेल्दी, शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ हेल्दी। फादर के लिए सक्सेसफुल रिचेस्ट डैड। वाओ। सो ये वाइब्रेशंस हैं, ये बहुत स्मॉल सा लोगों को लगेगा अरे यार इतना कौन, लेकिन ये एक छोटा छोटा एक मैसेज आता है, इनविजिबल मैसेज है यूनिवर्स को कि भाई ये चीज़ रिवर्ट होने वाला है। तो ये स्मॉल शिफ्ट है एक तरीके से जो आपने बात करी है, वो आई गेस ऐसे ही काम करता है। इनफैक्ट सार्थक, जब मैंने अपना कोचिंग जर्नी शुरू किया, ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस खड़ा करना हो पहले दिन से नहीं होगा, देयर विल बी स्ट्रगल्स, एंड आई नो माय सन कुड सी दैट मॉम इज स्ट्रगलिंग. She left her high-paying job, and now she's literally struggling to get clients, to create, live the purpose. और stress में भी है. तो मेरे बेटे ने ना मुझे मम्मी बुलाना बंद कर दिया. उसने मुझे शेर बुलाना शुरू कर दिया. हाँ शेर, गुड मॉर्निंग. हाँ शेर, क्या कर रहा है? And that had such a subconscious hammering. जी exactly. कि I need to bounce back. Subconscious reprogramming होता है, एक तरीके से रीसेट होते हो आप कि, और वो सच में लोगों को लगता है कि भाई गिमिक है, बट ये काम करता है. क्यों 100%. लोगों को आपने बहुत बार देखा होगा कि भाई हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं कि भाई ये इसकी काली ज़बान है, जो बोलता है होता है. वो उसकी काली ज़बान नहीं, हर इंसान का ऐसा है. आप जो बोलते हो, आप दिन में कभी ना कभी वो आपको लगेगा ऐसा हो गया. और सिंपल सा है कि आपने बोला आई एम फैट, तो वो उसी बक्से में रहेगा, चाहे वो 1 लाख की डाइट ले या 100 रुपये की कुछ बाहर लगे खाए. तो ये जो वाइब्रेशंस हम दुनिया में फेंकते हैं ना, वो रिवर्ट होती हैं, हमेशा होती हैं और हमेशा होती रहेंगी. और तभी हम अपने पैटर्न्स की बात करिए, वही वाले पैटर्न रिपीट भी होते हैं. फॉर एग्जांपल किसी कोई टॉक्सिक साइकिल में फंसा पड़ा है, वो यही चैंट करता रहेगा जिंदगी भर में, यार मेरा तो जिंदगी खराब है, मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं आगे कैसे बढ़ूं.
तो वो कभी बढ़ेगा ही नहीं। उसे पता ही नहीं, वो अपनी एनर्जीज में इतना ज़्यादा नेगेटिव चीज़ डाल चुका है कि भाई मुझे नहीं पता। तुमने एक ब्रैकेट में डाल दिया कि मुझे नहीं पता, तो बोल सकते हो कि भाई ठीक है, आई विल फिगर आउट, कुछ भी होगा देखते हैं। वो एवोल्यूशन वैसे खुलती है। तो हम चाबी हमारे पास में है, ताला भी हम ही लगाते हैं, लेकिन हम खोल ही नहीं पाते उसको। हाँ, चाबी नहीं डालनी आती ना ताले में। एग्जैक्टली वही चीज़ है। तो अभी आपने वैल्यूज़ की बात की, तो मेरा सवाल आपसे है कि भाई वैल्यूज़ जीने के लिए इंसान किस लेवल तक जा सकता है? वेल, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो मैं थोड़ा बॉलीवुड टाइप की हूँ, तो आपको बॉलीवुड से शायद आज काफ़ी एग्जाम्पल्स मिलने वाले हैं। Bring it on. 3 इडियट्स हम सबने देखी है। रांचो का कैरेक्टर याद करो। रांचो का कैरेक्टर क्या था? शायद उसकी एक वैल्यू थी जो पूरी फिल्म में दर्शाई गई थी, दैट वैल्यू ऑफ लर्निंग, द वैल्यू ऑफ इनोवेटिंग, राइट, द वैल्यू ऑफ क्वेश्चनिंग द कन्वेंशन, राइट। अब उस वैल्यू को जीने के लिए वो बंदा अपनी आइडेंटिटी से भिड़ गया। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मेरा नाम भी नहीं है। उसने वो सैक्रिफाइस किया, लेकिन अपनी उस वैल्यू को पाने के लिए, उसको जीने के लिए, क्योंकि उसका दिमाग ट्यून था ना, अलाइनमेंट उसको वहीं से ही मिलती है, राइट। तो वो उसको पाने के लिए कुछ भी कर गया, उस नॉलेज को पाने के लिए। ये बहुत डीप है, हम सब ने शायद मूवी इस तरह से देखी भी नहीं है, बट इट्स अ ब्यूटिफुल एनालॉजी व्हिच आई कैन गिव कि वैल्यूज़ कितनी इंपॉर्टेंट, कि इसको जीने के लिए हम कुछ भी कर जाते हैं। जी, मतलब ये आप कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं हमारे वो कोर प्रिंसिपल्स हैं या कोर वैल्यूज़ हैं, जिस पे जैसे आपने अभी बताया कि भाई ये इस पे तो नो है भाई, ये तो फिर डील ब्रेकर एक तरीके का, भाई ये नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, मतलब आई वोंट बी एबल टू वर्क। तो ये वो जैसे बचपन में होता था ना कि जब लड़कियां वो या लड़के हों, वो एक उनके पास कहीं ना कहीं टूल्स, अपना एक वो खेलने का टॉयज़ का एक बॉक्स होता था। अब या तो एक ऐसा बक्स होता था कि वो स्कूल लेके नहीं मैं नहीं दूंगा किसी को, ये मेरा बहुत बहुत प्यारा है, मैं किसी से शेयर नहीं करूँगा। तो ये मुझे ऐसा लगा कि आई एम एबल टू कनेक्ट विद दैट कि भाई ये बड़ा प्रीशियस होता लोगों के। और अगर वो इसी वैल्यू सिस्टम पे आजकल आप देखो, हमें जैसे हमारे एज के लोग, इसको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला है, तो वो इसी वैल्यूज़ को लेके रिश्तों में भी जाते हैं, और इन्हीं वैल्यूज़ को लेके रिश्तों से बाहर भी आते हैं। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं इतना अच्छी चीज़ बोली है। मैं तो कहती हूँ कि अगर आप लेट्स से अरेंज मैरिज जा रहे हो, तो अपनी पत्री मिलाने से पहले अपना वैल्यूज़ मिलाकर देख लो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, मतलब ये तो वैल्यूज़ के साथ साथ भी उसकी शादी हुई थी, क्या नाम है, अक्षय कुमार की। तो उन्होंने उसकी वाइफ क्या बोलती कि हमने तो कहीं किसी को कुछ नहीं दिखाया था, मैंने तो इसके सारे मेडिकल चेकअप्स कराए थे कि भाई वो इम्पोर्टेंट है, पथरी मिले ना मिले भाई, वो हेल्दी, बट वो एक फिजिकल हेल्थ थी, हम यहाँ पे मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया। एक सवाल और भी है वैल्यूज़ पे कि भाई अगर किसी वैल्यूज़ और एक्शंस किसी लोगों के इन लाइन नहीं होते हैं, कि भाई उनका वो सोच रहे हैं बट वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे उस चीज़ को, तो इस पे उनके मेंटल स्टेट पे कैसा इम्पैक्ट डलता है? देखो, जब भी किसी के वैल्यू सिस्टम के अगेंस्ट वो काम करेगा तो बहुत कुछ फील करेगा, स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी। जो आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। एक इंसान है जो गवर्नमेंट जॉब में है, और ऐसा गवर्नमेंट जॉब है वेयर ही हैज़ गुड एक्सपोजर टू टेक ब्राइब्स, ठीक है, बट उसके वैल्यू सिस्टम है ऑनेस्टी का। वो एक ऑनेस्ट बंदा है, ये उसका वैल्यू है, ठीक है। लेकिन उसकी जो वाइफ है उसके वैल्यू में है वेल्थ, मनी। अब वो उसे दिन रात तंग करती रहती है, देखो हमारे साथ वाले ने तो क्रेटा ले ली, तुम वहीं बैठे हुए हो। तो एक दिन उसने अपने बीवी के कहने पे ले लिया, घूस ले ली, लेकिन उस घूस लेने से क्या हो गया, नाउ दिस पर्सन विल गेट इनटू गिल्ट ट्रैप। इसकी रातों की नींद चले जाएगी, इसको पसीने आएंगे, ये ओवरथिंक करेगा, पकड़ा गया तो क्या होगा, जेल जाऊंगा, ऐसे ऐसे आएंगे इसके दिमाग में थॉट्स, जी, बिकॉज इसने अपने वैल्यू सिस्टम के अगेंस्ट कुछ काम किया है। तो गिल्ट कब आता है? गिल्ट इज जस्ट, गिल्ट हैपेंस एग्जैक्टली व्हेन यू डोंट लिव योर वैल्यूज। दैट्स द ओनली डेफिनेशन ऑफ गिल्ट। वो तभी आता है जी, जो आप अंदर से नहीं हो, जो आपकी मान्यताएं नहीं है, आप उसके अगेंस्ट कुछ कर जाते हो। सोचने में मजबूर कर दिया आपने। तो अब आपने गिल्ट की बात करी है, तो
कोई एक नॉर्मल इंसान उस गिल्ट से कैसे बाहर आ सकता है? क्योंकि एक ऐसी चीज़ है, किसी इंसान को अगर वो गिल्ट में है, उसने कुछ किया है गलत, उसको आप चाहे 1,00,000 रुपए का आप किसी 5 स्टार में खाना खिला दो, वो भी उसके डाइजेस्ट नहीं होने वाला। सो कहते हैं कौन सी अग्नि है जो सबसे प्रचंड है? वो है पश्चाताप की अग्नि। राइट। गिल्ट, अगर इंसान एक बार इस फीलिंग में चला जाए, बहुत ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है नॉर्मल उसको जीने। कितने ही ऐसे लोग हैं जो ना सिर्फ एक दिन, कितने साल उस गिल्ट में जी के अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। मेंटल हेल्थ में गिल्ट से निकलने के भी तरीके हैं जी। अगर आप चाहें तो मैं अभी एक चीज़ बता सकती हूँ जो हमारे व्यूअर्स को हेल्प करेगी। प्लीज बताइए। सो एक गिल्ट का एक विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक सीरीन एनवायरनमेंट में, पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठना है। ठीक है। आंखें बंद कर लेनी है। ठीक है। आंखें बंद करके आप सोचें कि आप एक वाटर बॉडी पे तैर रहे हैं। आपकी बॉडी किसी वाटर बॉडी पे तैर रही है। वो आप लेक ले लो, पॉन्ड ले लो, कुछ भी ले लो, फ्लोट कर रहे हो। फ्लोट कर रहे हो आप। और अब आपको विजुअलाइज करना है कि आप उस बॉडी में से निकल रहे हैं। सो आप तालाब के इस तरफ खड़े हैं और आप अपनी बॉडी को देख सकते हैं। यू हैव टू क्रिएट योर अदर यू। तो आप वो इंसान हैं जो ये समझते हैं कि इस इंसान को गिल्ट है, इसने ये मिस्टेक किया है, इससे ये गलती हुई है। तो अब आप न्यूट्रल होके सोचें कि इससे ये गलती क्यों हुई। शायद सिचुएशन ऐसी थी, शायद अनइंटेंशनली हुआ। तो आप उसे कहें मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और वादा करता हूँ ये कभी दोबारा नहीं होगा। डू दिस, थिंक योर सेल्फ दैट द गिल्ट विच पर्सन हैज़ अटेम्प्टेड, जो मिस्टेक हुई है वो आपका अदर यू है एंड इट डिजर्व्स टू बी फॉरगिवन। सो ये बहुत ही पावरफुल विजुअलाइजेशन है। एंड ये जब किसी को गिल्ट ट्रैप में होता है वो ये कर सकता है और उसमें से बाहर आ सकता है। इट वर्क्स। तो क्या हम खुद को माफ़ कर सकते हैं और खुद को माफ़ करना सही है इंसानों के लिए? हम जब देखिए हमारे अंदर दो तरह के इमोशंस होते हैं। एक होते हैं नेगेटिव इमोशंस, एक होते हैं पॉजिटिव इमोशंस। पॉजिटिव इमोशंस में हम वाइब्रेशनल इमोशंस की भी बात करते हैं। पॉजिटिविटी में भी एक वाइब्रेशन है, और जो आपको पता है हाईएस्ट कौन सा है, जिसकी हाईएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी है, कौन से इमोशनल की हाईएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी है? मेरे हिसाब से जॉय। नो, इट इज़ फॉरगिवनेस। जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो वो उसके लिए नहीं होता, वो हमारे खुद के लिए होता है। तो अगर हम इतना दम रखते हैं कि हम किसी को माफ़ कर सकें तो अपने आप को तो कर ही सकते हैं जी। we need to be harsh on ourselves। भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है, पॉसिबल नहीं हमेशा अच्छे कर्म कर सके, कभी ना कभी गलती से बुरा भी हो सकता है। और ये गिल्ट ही है जो वाल्मीकि को वाल्मीकि बनाती है, डाकू से वाल्मीकि। एक सवाल और आइडेंटिटी पे करता है कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि अपने इनर सिस्टम को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, या कोई रेड फ्लैग्स आपको दिखते हो? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। रेड फ्लैग्स टू नो दैट यू रियली नीड एन अपग्रेड। जी। फ़ोन पे तो नोटिफिकेशन आ जाता है इसका क्या करें जी। सो मेरे हिसाब से 2-3 चीज़ें हैं जी। वन इज़ आप कंटिन्यूस सेल्फ डाउट में रहते हैं। आपको अपने डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी पे विश्वास ही नहीं है। छोटे से छोटा डिसीजन भी लेना, जैसे आम खरीदने हैं घर जाते हुए, उसमें भी आज सोचते हैं अच्छा इस वेंडर से नहीं खरीदा, उस वेंडर से खरीद लेता। इट कैन बी एज स्मॉल एज दिस, एज ट्रिवियल एज दिस। लेकिन आप हमेशा एक स्टेट ऑफ रिपेंटेंस में रहते हैं, अरे यार मुझे ऐसा करना चाहिए था, अरे यार मैं ये भी कर सकता था बेटर इसको। सो इफ़ यू आर इन अ स्टेट ऑफ सेल्फ डाउट कंटिन्यूसली फॉर एटलीस्ट 90% ऑफ योर डिसीजंस, you need an upgrade. The second red flag is feeling unfulfilled. Okay. मतलब आपकी ज़िंदगी में आपको इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। एक लड़की है जिसका वैल्यू है
कि फ्रीडम, वो मस्त लड़की है, घूमना चाहती है, ज़िंदगी जीना चाहती है, शायद अर्न भी करना चाहती है, लेकिन आपने परिवार वालों ने उसकी शादी कर दी एक टिपिकल कन्वेंशनल ट्रेडिशनल बिजनेस क्लास फैमिली में, जहाँ उसे होम मेकर का रोल प्ले करना है जी। अब बिजनेस क्लास फैमिली है, करोड़ोंपति हैं, लग्जरी कार्स हैं, नौकर चाकर हैं, सामने वाले को देख के लगेगा कि यार कमी क्या है इसको, कमी क्या है जी। लेकिन दिस गर्ल will always feel unfulfilled because she's not living her value, she's not living her identity, right? So that feeling of unfulfillment, that's the second red flag, right? The third red flag I feel is people pleasing. जब आपको हमेशा लगे रहता है कि यार मुझे लोगों को प्लीज़ करना है। हम लोगों को क्यों प्लीज़ करते हैं सार्थक, आपको मालूम है? मेरे हिसाब से ताकि वो हमसे जुड़े रहें, हमें छोड़े ना। ये एक तरीका है। हाँ, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा करे तो हाँ, फिर तो वही वाली बात है कि भाई आपने अपनी लाइफ का स्विच उनके हाथ में दे दिया। हाँ, दैट मीन्स आपकी एग्जैक्टली जी। दैट मीन्स आप हमेशा अपनी वैलिडेशन दूसरों से ढूंढते हैं। जब आप अपनी वैलिडेशन दूसरों में ढूंढते हैं, जी, जब आप अपने आप से ही कनेक्टेड नहीं हैं, दैट इज़ द थर्ड रेड फ्लैग के माय डियर फ्रेंड, यू नीड एन अपग्रेड ऑफ योर iOS। सो आई थिंक मेरी नज़र में ये 3 रेड फ्लैग्स हैं। बहुत बढ़िया। ये वाले जो हमने रेड फ्लैग्स जिनकी बातें करी ना, एग्जैक्टली बहुत डिफरेंट है जो रेड फ्लैग्स आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि आजकल लड़कियां बोलती हैं आई एम लुकिंग फॉर अ गाय, ग्रीन फ्लैग वाला, या ये जो एक ट्रेंड बन चुका है हमारे एज के लोगों में, रेड फ्लैग। और हमने क्या है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट से बातें करी हैं। हाँ, आउटर वर्ल्ड में है ना, हम इनर वर्ल्ड की तो बात ही नहीं करते हैं। जी। अच्छा, एक जैसे हम कभी कभार देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं एक अपने कंफर्ट जोन में रह रहे हैं। वो कहते हैं कि यार ये मैं करूँगा या ये मैं करूँगी तो दुनिया क्या बोलेगी। जैसे अभी आपने 3 इडियट्स की बात करी, उसमें फरहान के फादर उसको बोलते हैं कि भाई उसका बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा फोटोग्राफर बनेगा तो दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया क्या कहेगी। तो बहुत कभी कभार ना हम अपने बिलीफ सिस्टम्स को ना ऐसे ट्यून इन कर लेते हैं, सोसाइटल कंडीशनिंग। हाँ, एक कहीं ना कहीं वो कॉन्शियसली हम बोलते रहते हैं, करते रहते हैं। हाँ। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे कि मतलब वो एक अननोइंगली हम एक चीज़ों को बना रहे हैं, हाँ, और नोइंगली उसमें परेशान हो रहे हैं। हाँ, करेक्ट। तो बहुत ही मज़ेदार सवाल है और मेरा ट्रिगर हो गया एक पर्सनल स्टोरी शेयर करने का, इफ़ आई कैन। जी जी जी। सो सार्थक, आई हैव बीन एम्बिशियस थ्रू आउट माई लाइफ। मतलब मैंने हमेशा जो ज़िंदगी की कामना की है वो हमेशा यही थी कि मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ, अपनी अर्निंग करना चाहती हूँ। ये मेरी बचपन से विश थी एंड आई हैव लिव्ड दैट लाइफ। अलॉन्ग विद दैट आई रिमेंबर 80s में मैंने मूवी देख ली थी अभिमान, जय बहादुरी और अमिताभ बच्चन। अभिमान, अच्छा, ठीक है। एक वो अभिमान मूवी देख ली, एक सोसाइटल कंडीशनिंग हो गई कि पत्नी को पति से पीछे रहना चाहिए, राइट। ये मेरा बिलीफ सिस्टम बन गया। सो जब अब इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, आई एम प्रोबेबली नो लेस देन माई हस्बैंड, बट इस बिलीफ सिस्टम की वजह से मैंने जानबूझ के अपना करियर पीछे रखा। क्यों? क्योंकि एक कंडीशनिंग हो गई थी, एक मेरी मान्यता बन गई कि अगर मैं इससे आगे बढ़ गई, इनसे आगे बढ़ गई तो हमारे ईगो क्लैशेस होंगे, हमारा रिलेशनशिप खराब हो गया। बट क्या मेरे हस्बैंड ने ऐसा कभी जताया? बिल्कुल भी नहीं। कभी उन्होंने ऐसे भूले से भी बात करी? बिल्कुल भी नहीं। ओनली व्हेन आई गॉट एक्सपोज्ड टू दिस नॉलेज आई थॉट व्हाट अ फूल आई वाज। किसने कहा ये कि मुझे उनसे पीछे रहना है? कहाँ लिखा है? Does he has a problem? No. Then why am I behind? जी। ये beliefs जो आपने कभी क्वेश्चन नहीं करी, जो आपको कॉन्ट्रैक्ट करती रही, ये आपको रोकती रही, और मैंने अपने कितने साल करियर के बर्बाद किए इस बिलीफ सिस्टम की वजह से। ये तो वाली बात है, उसमें मूवी में भी दिखाया था ना, मिसेस में, कि जैसे ही उसकी मदर इन लॉ
वही सेम रूटीन में काम कर रही है, वही चीज़ें वो पास ऑन करके अपनी बहू को भी बता रही है, और वहीं से उसकी हस्बैंड की जो वो है, क्या बोलेंगे, सिस्टर थी, कौन थी उसमें, एक थर्ड लेडी भी थी जो नहीं उसके फादर इन लॉ की सिस्टर, वो भी सेम साइकिल में थी, सेम साइकिल में थी। इसको ऐसे करना है, इसको वो करना है, अच्छा नहीं जाना। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा आपने बहुत सही बात बोली कि इसकी कोई रूल बुक नहीं है, और अगर है भी तो हमने बनाई है, और अगर हमने बनाई है तो हम उसको मिटा भी सकते हैं 100%। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको वायरल होना चाहिए कि भाई लाइफ की कोई रूल बुक नहीं है, चाहे वो शादी की बात हो, शादी से पहले हो, आपके करियर में हो, आपके लव लाइफ में हो, वो एक कैनवस है जिसको आप खुद पेंट कर सकते हो। एग्जैक्टली 100%। चलिए एक चीज़ और है, जैसे कि हम डेली हैबिट्स की बात करते हैं। आप जैसे लीडरशिप कोच हैं, आप एक इमेज मास्टरी कोच हैं, तो डेली हैबिट्स की बात करते हैं। तो ऐसा कौन सा एक रूटीन है, एक हैबिट है आपके पर्सनल जर्नी में भी, जो आपको अपने गोल्स की तरफ बहुत क्लोज लेके जाता है बार बार? तो शायद दुनिया को लगे कि भाई ये तो बहुत बचकानी बातें हैं, ये तो बहुत गिमिक है, इससे कुछ नहीं होने वाला, वो वाली बातें। भाई तुम सुबह उठ के तो देखो, जो पेरेंट्स बोलते हैं, तुम सुबह उठ के तो देखो। तो ऐसा दुनिया के लिए बचकानी, बट आपके लिए इम्पैक्टफुल। सो मैं एक नहीं दो बातें यहाँ करनी चाहूँगी साथ में। सो मैं आपको थोड़ा सा अपने बचपन में लेके जाना चाहूँगी। बचपन में वी वर लेबल्ड एज फैट, मोटी हो, क्योंकि हम थे शुरू से अच्छी सेहत वाले थे, और एवरेज लुक्स हैं, ऐसे बोला जाता था कि सुंदर भी नहीं हूँ। तो अब एक वैलिडेशन बनाने के लिए क्या करोगे, तो हम पढ़ाई करेंगे, दिखाएंगे हम इंटेलिजेंट हैं, वहाँ से प्यार मिलना शुरू होगा। सो सारा फोकस लगा दिया पढ़ने में, फर्स्ट आने में, अच्छे एडमिशन, अच्छी डिग्रीज में, एंड प्रॉबेबली शायद एम्बिशियसनेस की भी शुरुआत इतने छोटेपन से मेरी तब सबकॉन्शियसली हो गई थी। बट फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ माई लाइफ I have lived with this belief that I'm not beautiful. Right? जब मैंने recognize किया कि this is not helping me. I mean, who am even I to decide that I'm not beautiful? दूसरों की छोड़ो, मैं भी ये कैसे मान सकती हूँ? If I am a creation of God, I have to be beautiful. Right? So एक चीज़ मैंने करनी शुरू करी। रोज़ जैसे ही सुबह उठती थी, जब आंखों पे छींटे मारते हैं और मुंह पोंछते हैं, तो अपनी शक्ल को शीशे में सबसे पहले कहना है गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। और मेरी इंस्टा पे एक पोस्ट है कि हाउ दिस वन एक्टिविटी एक्चुअली चेंज्ड मी फिजिकली। जी, मैं जो 10 साल पहले दिखती थी, आज मैं वैसी नहीं दिखती हूँ। इट एक्चुअली चेंज्ड मी फिजिकली। राइट? तो ये मेरी पहली आदत है, माइक्रो हैबिट। मेरी सेकंड है, चीटे मारे पड़े फटाफट मैं बेड पे वापस आके लेट जाती हूँ। मैं अपना दिन का काम एकदम से नहीं शुरू करती हूँ, मैं वापस लेट जाती हूँ, वापस लेट के आंखें बंद, एंड आई गेट एनर्जी फोकस्ड। आई विजुअलाइज आज का दिन मेरा कैसा रहेगा, आज का इसका ये हफ्ता कैसा रहेगा, ये महीना कैसा रहेगा, ये साल कैसा रहेगा, ये जिंदगी कैसी रहेगी। just 2 minutes and you're up for the day. So ये माइक्रो हैबिट्स हैं जो मैं फॉलो करती हूँ, जिसने मुझे रिजल्ट्स दिए हैं, एंड आई एम श्योर इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस, डू दिस फॉर 3 months एंड आई कैन बेट अ चेंज इन योर लाइफ। ये वही वाली बात बोली आपने, अनिल कपूर वाली बात, शीशे में देखो अब वो तो झकास। ठीक है। तो ये मैंने अपनी लाइफ में ना ये क्वालिटी थोड़े साल पहले लाई। पहले मैं काफ़ी ज़्यादा मोटा हुआ करता था, ठीक है। फिर मेरा एक फेज़ आया लाइफ में, एक मेरी लाइफ में एक पॉज आया। तो उस पॉज के बाद में मैंने अपनी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म किया, और वो दिन है और आज के दिन है, आई डोंट वेट फॉर एनीबडी कि वो मेरी तारीफ़ करे। मैं शीशे में जाके देखता हूँ कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, मैं अपने आप को बोलता हूँ वाह बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, देन आई गो आउट। मैंने अपने सबकॉन्शियस में एक चीज़ बिठा ली है कि कुछ भी हो मैं अपने आप को नहीं गिराऊंगा।
नोइंगली भी या कहीं मैं सुन भी लूँ कि भाई अरे यार सार्थक तेरी शर्ट अच्छी नहीं है, कोई मेरे को बोले यार शर्ट अच्छी लगी, मैं बोलता हूँ मेरी ट्राउज़र अच्छी है ना, ठीक है यार कोई बात नहीं, शूज़ अच्छे हैं ना, बहुत बढ़िया। सेम चीज़ें लोग क्या सोचते हैं, अगर आप किसी को बोलो कि मैम आपके बैग अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा बैग ले लो, वो दिमाग में बिठा लेती है यार मैं बड़ा कॉन्शियस होगी मेरा बैग सही है, बैग को छुपा लेती हूँ, छुपा लूँ। या किसी को बोलो कि भाई यार आपके शूज़ ख़राब हैं या आपके शूज़ फटे हुए हैं, लड़के को बोलो वो वैसा रहेगा। हम सेल्फ इमेज की बात कर रहे हैं, इमेज मास्टरी की बात कर रहे हैं, तो मैं मेरे ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं कि भाई मैं अपने आप को उस माइंडसेट में ले आता हूँ कि भाई अगर मेरे को कोई बोलता है कि भाई आपका सर आप मोटे लग रहे हो, मैंने मोटे लग रहे हो यार, मैं हूँ तगड़ा यार, क्या दिक्कत है, तू उठा ले कोई बात नहीं, मोटा क्या आज कल पतला हो जाऊंगा मैं। तो जो शिफ्ट है जो हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, माइंडसेट शिफ्ट, ये सब कहीं ना कहीं आपकी बातें सब ना वो एक पेड़ है, उसके रूट्स हैं, उसकी ब्रांचेस हैं। करेक्ट 100%। इनफैक्ट सार्थक, एक हमारी हिंदी फिल्मों, हम वापस हिंदी फिल्मों पे आ रहे हैं। हिंदी फिल्मों में ना हमारा एक बहुत ही प्यारा भजन है पुरानी हिंदी फिल्म का, हमको मन की शक्ति देना। उसके बहुत ही प्यारे लिरिक्स हैं, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। वी डोंट अंडरस्टैंड द लिरिक्स वेरी वेल। रट्टे लगा लिए स्कूल में, सिर्फ वो ऑडियो फाइल एक ट्रिगर होती है स्कूल में, लेकिन नाउ आई रियलाइज कितनी प्यारी लाइनें हैं। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे, बी योर ओन चीयर लीडर। एग्जैक्टली। आप क्यों किसका वेट कर रहे हो कि आपको कॉम्प्लीमेंट दे? भाई लाइफ बहुत छोटी सी है, उस छोटी लाइफ सबकी है, उसको बड़ी बनाने के लिए खुद को कॉम्प्लीमेंट देना बहुत ज़रूरी है, मतलब मेरे हिसाब से कि और इससे क्या है ना, जो एक नेगेटिव फेज आपके दिमाग में आता है वो देखो वो आएगा, दिमाग है वो रनिंग मोड में आते रहना है, लेकिन वो चीज़ ना बहुत कम हो जाती है, उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। अगर हम बोलें कि भाई कि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे को देने के लिए, बट हाँ वो कहीं ना कहीं मैंने गांठ बांध लिया कि भाई दुनिया हो कुछ भी हो, आपको अच्छा लगना है खुद के लिए, वो अच्छा है, दुनिया को लगे ना लगे भाई कोई नहीं, मैं बहुत सुंदर हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं अपनी बॉडी के अंदर, अपने कपड़ों के अंदर, अपने शूज़ के अंदर बहुत बढ़िया लग रहा हूँ, मेरे लिए वो वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया का नहीं। That's so ironical सार्थक के हमारा माइंड है और एक मैं हूँ, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि माइंड स्लेव है और हम मास्टर है। The irony is most 95% of the world operates in the opposite direction, where mind is the master and you are the slave. So that's very ironical. कभी कभी क्या होता है कि भाई जैसे आपने माइंड और इसकी स्लेव की बात करी है, हम जो एक फंसे पड़े हैं, वो कहते हैं ना कि भाई अगर आपने माइंड को कंट्रोल कर लिया तो फिर तो आप मास्टर बन जाओगे किसी भी चीज़ के, नहीं तो अगर माइंड ने आपको कंट्रोल कर लिया, नहीं तो फिर आप वो धोबी घाट हो, इधर के ना उधर के। तो कभी क्या होता है कि भाई जैसे मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ, मिस हो गया, सुबह अगर मैंने अलार्म लगाया मैं नहीं उठ पाया, मेरे को रात को जाना है मैं नहीं जा पाया, तो भाई तकती धूप होगी, धूप 12 बजे की धूप, निकल तू भाई घर से बाहर निकल, तेरे को चाहिए, तू इसमें वॉक करके जाएगा जिम, धूप के अंदर जाएगा टोपी पहन रखे, लेकिन तू वहाँ तक पहुँचेगा तर हो जाएगा पसीने में। ये तेरा वो है कि नहीं, मैं अपने माइंड को माइंड मेरे को बोल रहा है कोई बात नहीं, शाम को चलता है ना 5 बजे यार, धूप हट जाएगी, गाड़ी भी होगी, ये हो, नहीं अभी निकल 12 बजे पैदल जाएगा। तो ये एग्जांपल्स मैं जैसे मेरा पास्ट एक फॉर्मर क्रिकेटर रह चुका हूँ, मैंने हमेशा एक चीज़ देखी है, फील करी, और मैंने अपने फेलो वहाँ पे क्रिकेटर्स को भी बहुत शेयर करा है बार बार, कि जब आपका मन नहीं है जाने का, या कोई भी रीज़न है, कैसा भी रीज़न है कि यार आज बहुत थक गया हूँ मैं, आज मैं सोऊंगा, सुबह 5 बजे मेरे कोच के पास मेरे को जाना है, बट मैं बहाना मार दूंगा कि कैसा कल मैंने ज़्यादा तीखा कुछ खा लिया, मेरा पेट ख़राब है, बुखार हो गया, फलाना ढिंकाना। लेकिन मैं अपने आप को क्या हमेशा ट्रीट करता था, और मैं आज भी बोलूँगा, मैं बार बार बोलूँगा इस चीज़ को, कि आप अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करो, अपनी लाइफ को ऐसा ट्रीट करो कि आपके पीछे कैमरामैन खड़ा है और डायरेक्टर खड़ा है जो आपकी ऑटोबायोग्राफी बना रहा है,
ठीक है, वो रिकॉर्ड कर रहा है कि ये क्या कर रहा है, लेट्स सी अबे क्या करने वाला है, अबे 5 बजे नहीं उठा, 5:30 उठ रहा है, अबे जाएगा नहीं जाएगा, सब रिकॉर्ड करो। और वही चीज़ आपकी 5 साल 10 साल 20 साल बाद रिपीट होती है, जब सामने से इमेजेस आते हैं ना कि भाई ये मैंने अचीव कर लिया, मैं उस इंडिया के लिए खेल रहा हूँ, मैं IPL के लिए खेल रहा हूँ, मैं पहुँच गया कि मैं वहाँ उठा। तो ये थोड़ा ट्रिक होता है माइंड को थोड़ा सा ना, वो हॉलो कैंडी बोलते हैं हम अपने जर्नी में कि हॉलो कैंडी तो रख दो कि भाई ये खा के रख, तू थोड़ा सा तंग करेगा, लेकिन हाँ उसको हल्का सा वो पोक करना पड़ता है कि नहीं यार तू मेरे को तंग करेगा, मैं भी तेरे को कर सकता हूँ। तो ये एक बड़ा अच्छा एक ट्रिक है कि व्हेनेवर समवन इज़ फीलिंग वेरी लो, या उनको काम करने का मन नहीं है, या दे आर गोइंग टूवर्ड समथिंग कि भाई मुझे ये अचीव करना है, तो भाई आप दिमाग में रखो कि दे समवन रिकॉर्डिंग माई थिंग्स, और मुझे उनको एक बेस्ट पिक्चर देनी है अपनी लाइफ की जो मेरे को वो मिलेगी, ऑस्कर में जाएगी भाई, ये फलाना ढिंकाना सार्थक देवालास फिल्म जो भी है वो वैसे सोचो, तो फिर वो किक मिलती है कि नहीं यार नहीं उठना है यार, वो रिकॉर्ड कर रहा है सब। तो ये वंडरफुल ट्रिक, या एग्जैक्टली, मतलब ये यंग बच्चों को करना चाहिए, जो मतलब इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा इसको ना साइंटिफिकली भी रिलेट करना चाहूँगी। सो एक क्वांटम फिजिक्स में ना एक एक्सपेरिमेंट हुआ है जिसे हम डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। डबल स्प्लिट तो उसमें क्या देखा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन 2 तरीके से बिहेव करता है, जब उसे कोई ऑब्जर्व करता है और जब उसे कोई नहीं ऑब्जर्व करता। जब उसे कोई नहीं ऑब्जर्व करता वो एक वेव फॉर्म में होता है ना, व्हाट इज अ वेव, जिसका कोई फॉर्मेशन नहीं है, which is directionless and probably everywhere. But when that electron is observed, it turns itself into a particle. जी. Hence, when we think हमारी human capability, performance, productivity हमेशा improve होती है when we know someone is observing us. Wow. So when electron can do, everything is electron and atoms. सब कुछ एनर्जी है. Yes, and hence जब भी हमें कोई देख रहा होता है हम हमेशा अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखने की ज़रूरत करते हैं। एंड इफ़ वी कैन ट्रिक आवर माइंड, कमिंग बैक टू योर पॉइंट, वी कैन ट्रिक आवर माइंड टू बिलीव कि कोई कैमरा लगा हुआ है पीछे, डेफिनेटली परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। हाँ, वो ऑफ कोर्स आज के टाइम में आज के बच्चों को तो ये बहुत चाहिए। yes. जो रील्स का ज़माना है, जो हमारे शॉर्ट्स का ज़माना है, जो भी है क्विक जो चीज़ बोलते हैं ग्रेटिफिकेशन, हाँ फेम है, ग्रेटिफिकेशन की बात बोली आपने, वो है सब चीज़ें ना, वहाँ ये छोटी सी ट्रिक बहुत काम आती है। हाँ, 100%। भाई वो I love this trick। हाँ, मुझे शूट कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा दिखना है, या मुझे एक वो अपना परफॉर्मेंस देनी है, जो लोग ऑडियंस में बैठे हैं, लाखों लोग ताली बजाने वाले, तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। आई स्टिल डू दैट। तो ये एक मैंने शेयर किया अपना, तो थोड़ा उसकी बातें करते हैं, थोड़ा थैंक यू की बातें करते हैं, ग्रैटिट्यूड की बातें करते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि इसकी चाबी ना होती सबके पास में है, लेकिन वो ताले तक जो आपने बोला पहुंच नहीं पाती। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करो कि ग्रैटिट्यूड हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है और इसको कोई कैसे अचीव करे। सी ग्रैटिट्यूड जो आपने बोला ना, सच में चाबी है, सच में एक चाबी है जो लाइफ अनलॉक कर सकती है। सबसे पहले सबसे प्यारी बात ग्रैटिट्यूड की क्या होती है, जब आप ग्रेटफुल होते हैं, जब आप थैंक्स करते हैं, दिल से किसी को थैंक्स करते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू टू फील स्ट्रेसफुल और एंग्शियस। आप तनाव में नहीं हो सकते, आप चिंता में नहीं हो सकते। इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव दोज फीलिंग्स जब आप सच में ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में होते हो, राइट। लेकिन ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चाबी है, जब भी लाइफ ऐसा लगे कि रुक गई है, मेरा कुछ हो नहीं रहा, मैं सबसे लो हूँ, एक आसान तरीका है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर लो। आई डू दैट ऑल्सो। बिकॉज ग्रैटिट्यूड, देखो इस दुनिया में वी आर 8 बिलियन जी, एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम माई फ्रेंड, एनी पॉइंट ऑफ टाइम कोई ना कोई तो आपसे पीछे है ही। सो मतलब मेरा सबको यही एक रिक्वेस्ट है, कुछ ना समझ आए ना, कोई ज़्यादा डीपर टेक्निक्स, मेडिटेशन वगैरह कुछ ना समझ आए, मत करो, सिर्फ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर लो एंड यू आर गुड टू रन अगेन। बहुत लोग सोते सोते चले जाते हैं और हम इस चीज़ को बहुत लाइट लेते हैं
कि कल देख लेंगे यार क्या हो गया। कभी कभार हम लोगों से मिलते हैं, कोई परेशान है, हमसे बात करना चाहता है, लेकिन हम उसको टाइम नहीं देते। हम बोलते हैं अरे यार अभी मैं बिज़ी हूँ, कल मिल लेंगे। वो जो कल वाला, ये 3 अल्फ़ाबेट का जो चीज़ है ना, इन्होंने लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब की हुई है मेरे हिसाब से। कल कभी आता नहीं है, ना कभी आएगा। जो चीज़ है वो इसी हमारे प्रेजेंट में है। और कितने करोड़ों एग्जांपल्स हैं, लोग अच्छे भले रात में पार्टी कर रहे हैं, नेक्स्ट डे नींदों में चले गए। तो मेरा हमेशा सब लोगों से यही कहना होता है कि भाई जो भी बातें करनी है, हम जैसे मेंटल हेल्थ की बातें कर रहे हैं, जो भी आपके पास में अपनी बातें करने आया ना, उसकी बातें उस वक्त सुन लो। यू नेवर नो कि भाई बाद में आप गिल्ट में आओ, रिग्रेट में आओ कि वो मेरे पास आया था और नहीं आया। तो ये इसको मैं उससे भी जोड़ता हूँ कि आप जो लोग सुबह रोज़ उठते हैं, अच्छे उठ रहे हैं, भाई इधर उधर फ़ोन पे देखने से पहले ऊपर देख के बोल लो थैंक यू भगवान, आपने मेरे को एक नया दिन दिया। तो ये बहुत छोटी चीज़ है, बहुत टाइनी चीज़ है, लेकिन इम्पैक्टफुल बहुत है। तो जीवन की सबसे बड़ा विडंबना है कि एवरी सिंगल डे जो सांस हमें ले रहे हैं, वो सांस हमें अपनी डेथ के करीब भी लेके जा रही है। बट हम जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे हमसे बड़ा कोई बंदा नहीं है दुनिया में। द एरोगेंस, द ईगोज वी कैरी ऑन आवर शोल्डर्स। एवरी सिंगल डे वी आर मोर क्लोजर टू आवर डेथ, एंड बट हम सोचते नहीं हैं, राइट। तो सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी आपकी बात में। जी। अगर आपको कोई इंसान रिपीटेडली कहने पे भी टाइम नहीं देता, इट्स एज सिंपल एज दैट, आप उसकी प्रायोरिटी नहीं है। और जिसकी लाइफ में आप प्रायोरिटी नहीं है, जस्ट मूव ऑन। यू डोंट हैव टाइम टू सल्क, देयर इज नो टाइम फॉर नेगेटिविटी, देयर इज नो टाइम टू थिंक। सिंपल एज दैट, जस्ट मूव ऑन। सोचने की ज़रूरत नहीं है उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आई रेड समवेयर कि लाइफ इज ऑल अबाउट फ्रॉम बी टू डी, फ्रॉम बर्थ टू डेथ। बीच में बचता है चॉइसेस, सी। वो चॉइसेस ही हमें ट्रांसफॉर्म करती हैं, या तो एक ऐसी जगह लाके पटकती है कि जहाँ पे हम शायद कभी नहीं जाना चाहते। तो आई गेस इट्स ऑल अबाउट A to B to D। तो आप अपनी लाइफ में कैसे रिचार्ज होते हो? मतलब अभी आप अपने चार्ज की बातें करिए, आपकी जर्नी में व्हाट इज़ दैट थिंग कि इतनी, जैसे हम एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज की बात कर रहा हूँ मैं। आपके बॉस ने आपको IT में बोला कि मनी प्लीज़ डू दिस, मेरे को 5 बजे चाहिए, आपने कर दिया, 5 बजे कर दिया, उसमें भी कमी होगी तो वो पकड़ लेगा कि नहीं ये सही नहीं है। बट देन जैसे कोई मेरी तरह कोई इंसान आपके पास में आ रहा है कि मैम मेरी प्रॉब्लम है, मेरा ये सब चीज़ें हैं, वो एनर्जी एक्सचेंज, आप उसका भी बहुत बड़ा पार्ट ले रहे हो और वो आपसे सीख के जा रहे हैं। बहुत बहुत स्ट्रेस होता है, एक उसमें हसल भी है, आप यू आर ऑल्सो गेटिंग पेड। तो एक उस चीज़ को, एनर्जी एक्सचेंज को बहुत लोड होता है हमारे फिजिकल बॉडी, हमारे इमोशनल बॉडी के लिए। करेक्ट। आप कैसे खुद को रिचार्ज करते हो उसमें? सो सार्थक, व्हाट आई डू इज, जब मुझे लगता है कि नाउ आई एम ओवरवेल्म्ड, अब और लोड नहीं ले सकती एंड आई नीड अ ब्रेक, आई कैन नॉट कीप वर्किंग। आई थिंक दैट्स योर क्वेश्चन, राइट? I get into a state of nothingness consciously by design. What do you mean by that state of nothing? I choose not to see TV. I choose not to use my telephone. I choose not to talk to anyone. I choose to switch off lights of my room. I choose to lie down for 10-15 minutes. I choose not to think. Be in that state of nothingness. Wow. And then मेरे साथ तो होता है, एक्चुअली हर किसी का अलग अलग है, पर मैं तो जब स्टेट ऑफ नथिंगनेस में जाती हूँ, मेरे को 15-20 मिनट लगते हैं और मैं वापस ठीक हो जाती हूँ। बट हर किसी का अपना अपना होता है, तो मैं तो अपनी लाइफ में ये प्रैक्टिस करती हूँ। सिर्फ अपने पे फोकस करो, अपनी ब्रेथ पे फोकस करो,
अपने शरीर की सेंसेशंस पे शायद फोकस भी मत करो, लेकिन जस्ट बी लाइक दैट. सोचने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है. जो जिंदगी ना मिले कि दोबारा वाला डायलॉग है ना, सांस लेते रहो. बस सांस लेनी है आपको, बस लेटे रहो, सांस लेते रहो, उस पर फोकस करते रहो. चलो, हमने अभी काफ़ी आइडेंटिटी पे बात करी है, थोड़ा बिलीफ सिस्टम पे बात करते हैं, जिसके आप एक बहुत बड़े एडवोकेट हो कि भाई उसमें बिलीफ सिस्टम्स हमारे एक्सपीरियंसेस बनते हैं. तो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं. तो आपको क्या लगता है कि हमारी लाइफ की जो चॉइसेस होती हैं वो हमारे बिलीफ को, सिस्टम को एक्सप्लोर करती हैं, बनाती हैं, या ये बस एक कंडीशनिंग का पार्ट है? हाँ, सो सार्थक दोनों चीज़ें हैं एक्चुअली. हमारी कंडीशनिंग जो हमारे पैदा होते से ही शुरू हो जाती है, और हमारे एक्सपीरियंसेस, ये दोनों चीज़ें हमारे बिलीफ सिस्टम को बनाती हैं. ज़िंदगी के काफ़ी समय तक ये अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस लेवल पे होते हैं, क्योंकि आई थिंक 10 साल की उम्र तक तो हम कॉन्शियसली नहीं डिसाइड कर सकते, और 10 साल की उम्र तक ना बहुत से बिलीव्स बन चुके होते हैं. इनफैक्ट द एजेस ऑफ 8 to 11 or 12 are the most impressionable ages, right? Maybe you can go to 6 to 10, 12. ये सबसे impressionable ages होती हैं, क्योंकि ये मेमोरीज आपके दिमाग में हमेशा रहती हैं. सो बिलीव्स का तो ऐसा है कि ये, और आप ना इन्हें ये नहीं कह सकते कि यार मेरे पास कोई बिलीफ नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंसेस के बेस पे दिमाग का, माइंड का ये काम है, ये उसका काम है कि डिसीजन फटीग ना हो, उसको ऑटोमेशन पे लाने के लिए वो पैटर्न्स बनाएगा, वो फोल्डर्स क्रिएट करेगा. स्टोरेज डिवाइस है, उसका वो काम है. तो यू कैन नॉट एस्केप नॉट मेकिंग बिलीव्स, बट व्हाट यू कैन कॉन्शियसली डू इज टू अंडरस्टैंड whether these beliefs are helping you or not. सबसे पहले जो बिलीफ आपने बनाया है, आपकी जो धारणा है, जैसे बहुत से हमारे बिलीव्स हैं, बचपन में बोल दिया जाता है कि मंगलवार को बाल नहीं धोने. मान्यता है ना ये. आप चैलेंज, हमने कभी चैलेंज नहीं किया, पर क्यों नहीं किया? इज इट हेल्पिंग मी इन एनी सेंस? आई डोंट नो, एंड आई डोंट थिंक सो. इट्स नॉट हेल्पिंग मी. करवा चौथ लेडीज रखती हैं, बिलीफ सिस्टम है ना, इससे मेरे पति की उम्र लंबी होगी, पर क्या वो सच में लंबी होती है? अगर ये सच में होती तो कोई विडो ही ना होती. बट ये बिलीफ सिस्टम है. बट इसे मानने से मुझे खुशी मिलती है, इसीलिए मैं करती हूँ, तो करो. बट इसको मानने से मुझे हेजिटेशन होता है, मुझे परेशानी होती है, देन यू नीड टू क्वेश्चन. ऐसी हमारी लाइफ में सोसाइटल कंडीशनिंग की बहुत सारी धारणाएं हैं जी. सो ऑल यू नीड टू डू इज क्वेश्चन जो आप मान रहे हैं कि इज इट हेल्पिंग मी टू एक्सपैंड और नॉट. चलो एक्सपैंड भी मत करो, बट जब मैं उस चीज़ को मानती हूँ तो मेरे अंडरलाइन इमोशंस क्या हैं? मुझे डर लगता है, मुझे हेजिटेशन होती है, मुझे अजीब सी एंग्जाइटी होती है, मुझे परेशानी होती है. मेरे अंडरलाइन इमोशंस क्या हैं? अंडरलाइन इमोशंस ऐसे हैं तो वक्त आ गया है उसे बदलने का. True. और अगर सब कुछ बढ़िया है, then keep continuing believing in what you are believing. जी. Right. So जिसे कहते हैं ना कि वो कौन सी मूवी थी, ओ माय गॉड, अक्षय कुमार और परेश रावल की, उसका लास्ट का सीन है कि लोगों से उसका भगवान मत छीनो, नहीं तो वो तुमको भगवान बना डालेंगे. It's exactly that with beliefs. You cannot uninstall belief. You can just replace it. हमारा तो काफी कॉन्टेक्स्ट हम दोनों की बातों का बॉलीवुड से कनेक्टेड हो चुका है. हाँ, इसीलिए शायद मुझे बड़ा मजा आ रहा है. मैं तो बॉलीवुड मूवी शायद इन्हीं डायलॉग्स के लिए देखती हूँ. नहीं, कुछ फिल्में काफी इम्पैक्टफुल होती हैं. और पहली बार लगता है कि भाई पॉपकॉर्न खा लिए, पेप्सी पी ली, फ़न हो गया. बट मेरी लाइफ में ना कुछ चीज़ ऐसी हुई हैं कई बार कि कुछ मेरी मूवीज़ मेरे को बाद में जाकर रिलेट हुई हैं. उस वक्त तो देख लिया हमने कि भाई अच्छा फ़न हो गया, डांस वांस हो गया, बट देन वो उसके लेसन्स हमें बाद में जाके मिले हैं. और फिर आप उस चीज़ में वापस जाते हो कि भाई अच्छा यार यहाँ से मैंने ये सीखा. तो सीखने वाला वो चीज़ वो मेरे हिसाब से या तो कहीं से भी सीख सकते हो आप, और सराउंडिंग से कुछ भी. तो बिलीफ सिस्टम
बड़ा इम्पैक्टफुल चीज़ है। और इस पे एक सवाल और है मेरा आपसे मैंने एक सवाल अपनी कम्युनिटी से पूछा था कि भाई ऐसे हम करने वाले हैं और आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो आइए पूछिए। तो एक सवाल आया मुझे, मैं पूछता हूँ आपसे, क्या कभी आपके एक्शंस और आपकी रियल आइडेंटिटी के बीच एक टग ऑफ वॉर हुआ है? जैसे दिखाना पड़ता है कुछ और है लेकिन अंदर कुछ और। आप सोसाइटी में कहीं ना कहीं दिखा रहे हो कि भाई आई एम सक्सेसफुल, आई हैव टू बी अ गुड डॉटर इन लॉ, आई हैव टू बी अ गुड फादर इन लॉ, मेरे को वो दिखाना है, वो एक्सेप्ट करना है, बट अंदर वो चल रहा है कि हाय यार ये बस ये ना कर दे, अरे नहीं वो ना कर दे, वो चीज़ें। तो इसको आप कैसे देखते हो आप? तो ये भी एक मेरी लाइफ का एक किस्सा ही सुनाती हूँ। तो एज मैंने आपको बताया, मेरा एक वैल्यू है एम्बिशन, राइट। शुरू से ही दिमाग में बैठा हुआ था कि अर्न करना है, इंडिपेंडेंट बनना है। तो लाइफ वाज गुड, बट जब मेरा बेटा हुआ तो मेरी आइडेंटिटी एक और जुड़ गई, वो बन गई आई एम अ मदर। उसको बड़ा करने में ऐसी टग ऑफ वॉर लगी है मेरी इंटरनल वर्ल्ड की। मैंने कितने साल, कम से कम 2-3 साल, जब तक वो प्री नर्सरी में जाना नहीं शुरू हुआ, गिल्ट में गुजारे हैं। क्योंकि यहाँ से अगर मैं अपना वैल्यूज नहीं जी रही, मैं अपना एम्बिशन या अपना फ्रीडम नहीं जी रही, तो और मैं घर पे रह रही हूँ, तो मुझे वो अनफुलफिल्ड रख रहा है। लेकिन पैरेलली मेरी अंदर की माँ कह रही है, इज दैट द राइट थिंग टू डू टू योर चाइल्ड, टू योर बेबी? एंड अगेन इट्स पार्ट ऑफ सोसाइटल कंडीशनिंग, जिसने हमें सिखाया था अगर माँ हो तो घर रहो, अपने बच्चे की देखभाल करो। वो एक बिलीफ सिस्टम था, राइट। बट देन ये 2-3 साल चला, एंड वन डे आई हैड टू आस्क दिस क्वेश्चन, इज इट रिटन समवेयर कि वर्किंग मदर्स के बच्चे बड़े होकर बेकार निकलते हैं? इज इट रिटन समवेयर? इट इज प्रूवन, कोई एविडेंस है? आई थिंक द डे आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू माई सेल्फ, माई लाइफ वॉज सॉर्टेड। क्लैरिटी आ गई जी। तो हम जब अपनी आइडेंटिटी और एक्शंस की बात करते हैं और इनके बीच में कई बार मिसमैच होता है, तो अंदर से हम कैसे वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस भी क्रिएट करता है कि हमें हमारी एक आइडेंटिटी है और हमारे एक्शंस हैं, वो अलाइन नहीं हो रहे, मिसमैच हो रहे हैं। तो कोई ऐसा आपकी लाइफ में कोई केस स्टडी हुई हो, आपका कोई क्लाइंट की स्टोरी हो जहाँ पे आपकी आइडेंटिटी और एक्शंस का मिसमैच की कोई स्टोरी? Yeah, I mean, I had a client who's a doctor, so MBBS MD guy. Okay. And one day he was crying over the phone, which kind of action you will not expect from doctors. Doctors are meant to be strong, resilient. Belief है वो भी ये एक बिलीफ है, राइट? सही पकड़ रहा हूँ मैं, है ना? तो जब तक ऐसा नहीं हुआ था, मेरी ये बिलीफ थी कि यार ये तो पढ़ा लिखा है, 1000 पेशेंट्स देखता है दिन के, ये कैसे रो सकता है? ट्रू, ठीक है। बट जब बीच में घुसे कि परेशानी कहाँ है, तो पता चला चाइल्डहुड ट्रॉमा ट्रिगर हो गया किसी बात पे, जो उसे अपने बचपन की यादों में ले गया। एक सवाल मैंने शॉर्टलिस्ट किया था, एक सवाल बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं पूछता हूँ आपसे कि एक ऐसा बिलीफ या कंडीशनिंग का एग्जांपल दे सकते हो क्या आप, जो आपको खुद पेनफुल लगता था, पर जब आपने उसे तोड़ दिया तो आपका पूरा इनर गेम चेंज हो गया? इसका एग्जांपल तो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई कि a wife should always be behind the husband. जब मैंने ये तोड़ा, जी. मेरी जिंदगी was next level. Then nobody can stop me. ये हाल हो गया, मैं unstoppable बन गई. And coming back, did it had any impact on my relationship? Absolutely not. अच्छा, अभी हमने बैक स्टेज एक बात की थी, एक आपने टर्म दिया था विक्टिमहुड। ये विक्टिमहुड माइंडसेट क्या होता है, कैसे इसको हम इससे डील करें या आइडेंटिफाई करें, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपकी ज़िंदगी में सार्थक ऐसे लोग होंगे ना जो इस प्रिंसिपल पे जीते हैं, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा।
So victimhood is exactly that. People who are BMW मतलब blamers, moaners, whiners, along with complaints, criticisms, excuses, justifications. मेरी ज़िंदगी में कोई परेशानी है तो किसी और की वजह से है. मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि ऐसा नहीं हुआ. Right? This is called victimhood. जब आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल किसी और को दे देते हैं, which can be anything, mechanism can be anything. It can be a justification, it can be an excuse, it can be blame, it can be a complaint, it can be criticism, it can be anything. Doesn't matter. But if you give your control to someone else and you consciously think that you don't own your life, I am not 100% owner or 100% responsible for my life, is when you are in the victimhood state. 80% जनता दुनिया की इसी स्टेट में रहती है. 80% है. Life happens to me. मैं तो क्या प्यादा हूँ. जी 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 जी. मेरी क्या ही चलती है. आए हैं दुनिया में, कर लेंगे काम, चले जाएंगे. मैं क्या ही कर सकता हूँ. मेरे बस का क्या ही है. ये सब लिखा हुआ है. ये सब किस्मत तो सबसे अच्छा है. कुछ ना मिले कंप्लेंट करने को, किस्मत पे कर दो. शनि की दशा चल रही है. जी. शनि की दशा. जबकि शनिदेव कहते हैं अरे तुम काम करके दिखाओ, काम करो, मैं तुम्हें फल दूंगा, रिवॉर्ड करूंगा. हाँ शनिदेव तो सबसे अच्छे देवता है जी. लेकिन नहीं, काम क्योंकि मेरा नहीं बन रहा, शनि की दशा चल रही है. कुछ तो चाहिए ना ब्लेम करने को. तो शनिदेव है, वो बेचारे कुछ आके तो कहेंगे नहीं. राइट. सो दिस इज विक्टिमहुड मेंटालिटी. लेकिन जब आप रिकग्नाइज करें कि आप ऐसे पैटर्न में ही सोचते हैं, इस पैटर्न में ही काम करते हैं, इस पैटर्न में ही बात करते हैं सबसे, दैट इज व्हेन इट्स अ वेक अप कॉल. ट्रू. वेक अप मैन, वेयर योर पैंट्स, गेट रिस्पॉन्सिबल. अब जैसे हम बिलीफ की बात ही कर रहे हैं तो एक सवाल और है कि भाई हाउ टू चेंज बिलीफ सिस्टम्स, कैसे करें? बहुत आसान है जी. सबसे पहले सोचो कि इज दिस अ सपोर्टिव बिलीफ विच आई एम कैरिंग और अ नॉन सपोर्टिंग. सपोर्टिव होगा तो वो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा, आपको अपने गोल की तरफ लेके जाएगा, आपको हैप्पीनेस, जॉय की तरफ लेके जाएगा. राइट. आपको स्टेट ऑफ फुलफिलमेंट की तरफ लेके जाएगा. उसको फॉलो करने से आपको लगेगा मेरी जिंदगी कॉन्शियसली आगे बढ़ रही है. ओके. ठीक है. तो ये हो गई सपोर्टिव. और नॉन सपोर्टिव हो गई बिल्कुल उसके उल्टा. अब सपोर्टिव को नहीं छेड़ना, जरूरत नहीं है, उनको रहने दो. नेकी कर कुएं में डाल, सपोर्टिव बिलीफ है, उसको मत छेड़ो. इट मेक्स यू अ गिवर. इट ब्रिंग्स द ह्यूमन इन यू, इट ब्रिंग्स द एम्पैथी इन यू, इट मेक्स यू मोर ह्यूमन. तो इसको मत छेड़ो. राइट. इसको रहने दो. लेकिन अगर कोई नॉन सपोर्टिव बिलीफ है, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल आई कैनॉट बी अ लीडर, आई कैनॉट मैनेज अ टीम, देन क्वेश्चन इट. और द क्वेश्चन क्या होगा? इज इट अ यूनिवर्सल ट्रूथ और इज इट योर ट्रूथ? यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? 2 + 2 = 4. ग्रेविटी ऑलवेज टेक्स थिंग्स डाउन. हीट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. ये यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं. बट आई कैनॉट बी अ लीडर, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है. सो देन वंस यू आइडेंटिफाइड कि ऐसा मैं सोच रही हूँ और ये मुझे हटाना है, देन टेक कॉन्शियस एफर्ट टू रिप्लेस इट विद एन एम्पावरिंग बिलीफ. जैसा कि मैंने पहले कहा था, आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, आप उसे सिर्फ रिप्लेस कर सकते हैं. आप रिप्लेस क्या करेंगे? आई एम अ लीडर बिकॉज आई एम इंक्लाइंड टू लीड पीपल. And it might take some steps forward, some baby steps every day. But yes, I am a leader. तो जब भी आप अपनी बिलीफ, आइडेंटिटी, आई एम अ लीडर पे आते हैं, पीछे बिकॉज लगाना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि हम ना लॉजिकल भी तो है ना, हमारे माइंड को बताना भी ज़रूरी है क्यों. नहीं तो अंदर का वो मानेगा नहीं. जब हम कहते हैं आई एम अ मनी मैग्नेट, एफर्मेशंस होती हैं, आई एम अ मनी मैग्नेट, दिमाग क्या कहता है?
घंटा बैंक में तेरे 1000 रुपए पड़े हुए हैं, मनी मैग्नेट की बात कर रहा है, ठीक है। एक डिसबिलीफ होती है कि अरे मैं सच में महीने के 4 लाख कमा सकता हूँ, एक डिसबिलीफ में होते हो। बट व्हेन यू सपोर्ट इट विथ सम काइंड ऑफ बिलीफ, मतलब सम काइंड ऑफ रीजन, बिकॉज लगा के, तब वो आपके माइंड की सच्चाई बननी शुरू हो जाती है। So I am a leader because, and then you have your reason for it. And that's when your mind thinks, oh, this makes sense, let's do it. वाह, बहुत बढ़िया यार। ये आपने मनी मैग्नेट का एग्जांपल बहुत सही दिया। वो बिकॉज का स्कूल में लिखते थे ना कि भाई एक जैसे मेरी तरह बच्चे हो ना भाई, हम तो सीधा पहले 4 लाइनें क्वेश्चन की लिख दी, this is because I feel like this, because this state is like this, because तो because का जो एक छोटा सा वर्ड है वो इम्पैक्टफुल बहुत है। तो वो तो हमने स्कूल में बहुत because लगा के पेपर पास करे हैं। ये लाइफ का पेपर है। और इसमें मनी मैग्नेट वाला अपना एग्जांपल बहुत बहुत ज़्यादा प्रिसाइज दिया, क्योंकि हम लोग यूजुअली बोलते हैं कि भाई आई वांट टू हैव रोल्स रॉयस, तो तुम्हें रोल्स रॉयस लेने के लिए एक्शंस तो करने जरूरी है ना। कि वो एक्शंस क्या है, एक्शंस के लिए बिकॉज क्या है, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड अ कंपनी, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड दिस स्टार्टअप, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट। तो वो एफर्मेशंस भी कंप्लीट है। सपोज ये तो बोली बात है, फिशिंग होगी, मैं तो फिश कर रहा हूँ कि मैंने बोल दिया आई वांट टू हैव $10 million इन माय लाइफ फॉर एग्जांपल। भाई यूनिवर्स कह रहा है कि भाई अच्छा ठीक है, करेगा कैसे, तेरी औकात भी है तू करेगा कैसे इसको, वो तो बता, मैं तभी तुम्हें उस चीज़ को कर पाऊंगा। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, जैसे कई बार लोग होते हैं यूजुअली सुपर पावर्स हैं, अंदर हैं, उनको पता उनका पोटेंशियल है, लेकिन वो पोटेंशियल बाहर नहीं आता उनका। उन लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? कोई स्टोरी है, कुछ है? अरे स्टोरी है, ज़बरदस्त स्टोरी है मेरे पास जी। सो आई थिंक सवाल आपका ऐसा है कि मुझे नहीं लगता मेरे अंदर ये है, पर सामने वाले को लगता है मेरे अंदर exactly, है ना। सो आपको मैं रामायण के दौर में लेके चलती हूँ। रामायण में जब राम जी हनुमान जी को कहते हैं जा ये समुद्र पार कर और जाके सीता को कह कि हम यहाँ पर हैं और हम बहुत जल्दी तुझे लेने आएंगे वापस, राइट। तब हनुमान जी किस स्टेट में होते हैं? कंप्लीट सेल्फ डाउट, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो कहते हैं सागर को देख के मैं कैसे लान सकता हूँ, मैं तो एक तुच्छ वानर हूँ, मैं तो एक तुच्छ वानर हूँ, ये मुझसे कैसे होगा? श्री राम आपने ये कैसे समझा मैं इस काबिल हूँ, राइट। और तब रेस्क्यू के लिए कौन आया? जामवंत। जामवंत थे जिन्होंने हनुमान जी को उनकी सारी कैपेबिलिटीज रिमाइंड करवाई। जामवंत थे जिन्होंने समझाया कि तू वो नहीं जो तू समझता है, तो उसके बियॉन्ड बहुत कुछ है। तो इनफैक्ट इन माई लीडरशिप कोचिंग आई गिव दिस एग्जाम्पल अ लॉट कि एज लीडर्स इट्स नॉट जस्ट जॉब के सिर्फ काम करवाना है, प्रोडक्टिविटी मीट करानी है, कंपनी के टारगेट्स में डालने हैं। एक बहुत बड़ा दायित्व, एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर का होता है कि सामने वाले को पहचानो, उसके पोटेंशियल को पहचानो, चाहे वो नहीं पहचानता। बी दैट जामवंत टू हनुमान। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं फॉर्मर क्रिकेटर रह चुका हूँ, तो यहाँ ना मेरा फेवरेट क्रिकेटर है धोनी। तो उन्होंने काफ़ी प्लेयर्स बनाए, उनका पोटेंशियल बाहर लेके आए। टेस्ट क्रिकेट हो या फिर कैसा भी हो, कुछ भी हो, उन्होंने बहुत अच्छे प्लेयर्स को अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि भाई तेरे में है लास्ट ओवर डालने की क्षमता, तू डाल, हम देख लेंगे कैसा होगा, करेक्ट, 100%। तू कर, मैं खड़ा हूँ। तो वो चीज़ एक बॉस वर्सेस लीडरशिप की जो बातें करते हैं ना, उसमें ये इम्पैक्ट है। एक डिफरेंस पता चलता है कि भाई लीडर कह रहा है कि भाई बॉस कहेगा इस पूरे रिक्शे को खींचो, बॉस लीडर बोलेगा खींचो, मैं भी खींच रहा हूँ, मैं पीछे धक्का दे रहा हूँ। यही फर्क है बस। वो एम्प्लॉय बन के काम करेगा, बॉस कहेगा मैं क्यों, मैं तो बॉस हूँ। धोनी की ना आपने बहुत ही तगड़ी एग्जाम्पल दी
ये धोनी की ना द आई ही हैड टू रिकग्नाइज टैलेंट, उन्होंने तो सबसे पहले अपना टैलेंट को पहचाना. अब लेट मी कनेक्ट हिज बैक स्टोरी बैक टू द टॉपिक विच वी आर ऑन. आप देखिए, अगर हमने वो धोनी मूवी देखी हुई है जिसमें उनकी स्टोरी दर्शाई गई है, बहुत क्लियरली दिखाया गया है एक स्ट्रगल, जब उनके फादर ने कोशिश की कि गवर्नमेंट जॉब लो, तुम भी टीटी बनो, एक सिक्योर्ड इनकम आती रहेगी, बट दिस पर्सन he knew his potential is in cricket, his soul is in cricket, right, and he fought against his father to become what he is today. अब आप देखो, ये values की ही तो fight थी. हाँ जी, make sense. बाप की value है security, जी, बेटे की value है potential, sports. जी. तो often हम अपने घरों में देखते हैं, especially जब बच्चे teenage में आ जाते हैं, मोस्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स वैल्यू बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं. मज़ा आ गया मैम आपसे बात करके. मेरा आपसे आखिरी सवाल है, और इसको हम थोड़ा ऐसे एंड करेंगे, थोड़ा सा और लाइट वर्जन में करेंगे. बहुत ज़्यादा हमने डिटेल में और लाइफ की बातें करी हैं, बहुत हैवी भी होता है, आई नो. तो थोड़ा सा इसको आप लाइट में बात करते हैं. लास्ट सवाल है मेरा आपसे. आपके हिसाब से वो ऐसी क्या चीज़ है जो लोग करते हैं, ऐसा क्या वो झूठ है जो बोलते हैं खुद से, जो उनकी ग्रोथ को रोकता है? मैं क्या हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं तोप हूँ, मेरे से तो ये होगा ही नहीं. जो भी झूठ आप मैं के आसपास लगाते हो और वो आपको सर्व नहीं कर रहा, आपको रोक रहा है, वो सबसे बड़े झूठ है आपकी ज़िंदगी के. दूसरों को झूठ बोलने से पहले एक हमारी खुद के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम खुद से क्या झूठ बोल रहे हैं. सो इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, मैं करके आप क्या बोल रहे हैं. खुद को ऑनर करना इम्पोर्टेंट है. जी. अच्छा मैम, मुझे एक चीज़ बताइए, अभी हम iOS की बात कर रहे हैं. अगर किसी को अपना iOS इनर ऑपरेटिंग सिस्टम रीबूट करना हो, रीबूट इज़ लाइक बिल्कुल रीसेट करना हो, तो कहाँ से और कैसे शुरू करें? व्हाट अ ग्रेट क्वेश्चन. सो सबसे पहले मुझे iOS को रीसेट करना है, रीबूट करना है. सबसे पहले वो अवेयरनेस आनी अपने आप में बहुत बड़ी बात है. सो वंस समवन हैज दिस अवेयरनेस, दिस पर्सन रियली नीड्स a pat on the back, a round of applause. It's a great job, because that is when the transformation now begins. Okay, अब सवाल है कि शुरुआत, पहला बेबी स्टेप क्या ले. पहला बेबी स्टेप है स्टार्ट प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस. ठीक है, कौन सी थॉट्स हैं, कौन सी फीलिंग्स हैं, इसको सोच के मुझे कैसा लग रहा है. क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं दुखी हूँ, क्या मैं हेजिडेंट हूँ, क्या मैं एंग्शियस हूँ, क्या मैं सैड हूँ, क्या मैं स्ट्रेसफुल हूँ, क्या मैं जॉयफुल हूँ, क्या मैं बच्चे जैसा हो जाता हूँ. क्या इमोशंस आते हैं जब ऐसा होता है मेरे साथ, जब ऐसी सिचुएशन आती है जी. और अगर आपके इमोशंस अगेन अनरिसोर्सफुल हैं, दैट इज़ व्हेन यू स्टार्ट कॉन्शियसली थिंकिंग कि ये क्या है. फिर 3 सवाल, क्या ये आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट है, या क्या आप अपने वैल्यूज़ के अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं, या किसी बिलीफ सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं जो आपकी हेल्प नहीं कर रहा. बस ये 3 सवाल, उसके बाद आपको पता है आपको क्या करना है. थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम निकाला. आई एम श्योर पब्लिक आज बहुत चीज़ें लेके जाएगी घर अपने साथ. एक ऐसे हमने कॉन्वर्सेशन करी है, हमने ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स टच कर लिए. बचपन से बिलीव्स बनते हैं, उस बिलीव्स पे कैसे काम करें, एक माइंडसेट शिफ्ट कैसा करना चाहिए, पैटर्न्स को कैसे तोड़ें या पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करें जो कैसे बनते हैं. एक लास्ट मैसेज आप जो एक व्यूअर्स को देना चाहो अपने बारे में, आपकी लर्निंग्स के बारे में, सब चीज़ों के बारे में. आपका आउटर सक्सेस आपके इनर सिस्टम का रिफ्लेक्शन होता है. अगर अंदर क्लैरिटी, अलाइनमेंट और पीस है तो बाहर कॉन्फिडेंस, डिसीजंस और एक डायरेक्शन का फ्लो मिलेगा. तो अगर आपको लगता है कि लाइफ स्टक है, कुछ मिसिंग है, तो शायद आपको अपनी दुनिया बाहर से नहीं अंदर से देखने की ज़रूरत है, अंदर से रीसेट करने की ज़रूरत है. रिमेंबर, आप कोई वर्जन नहीं हो, यू आर अ क्रिएशन. एंड हर नए दिन के साथ आप अपने आप को दोबारा डिज़ाइन कर सकते हो. थैंक यू सार्थक, एंड इट वॉज एब्सोल्युटली माई प्लेजर
टू बी जी। हियर विद यू जी। एंड शेयर मेरी नॉलेज जी जो मुझे थोड़ा बहुत आता है मैं जी। आपके साथ शेयर कर पाई. थैंक यू सो थैंक यू सो मच. मच मैम.